आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी से आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, ये पार्ट 2 होने वाला है। एडुकामी में हम ये प्रीलिम्स का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, जो 1979 से 2024 के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, इन वीडियोज को देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन थीम वाइज एडुकेमी के पोर्टल्स पे भी अवेलेबल हैं, आप जाके इनको अटेम्प्ट करें, आप देखें कैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू द क्लास नोट्स ऑफ द एडुकेमी, जो जीएस के क्लास नोट्स हैं, एनरिच्ड क्लास नोट्स हैं, वो भी आप दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये थीम वाइज क्वेश्चन है। तो थीम वाइज क्वेश्चन का होने का मीनिंग है, आप जो भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें देखो यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है। अगर आप वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से सोल्व कर पा रहे हैं, मींस यू आर ऑन अ गुड लेवल ऑफ द प्रिपरेशन। तो ये सारी चीजें आप इससे चेक कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 2 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ये 2016 में पूछा गया था। विद रेफरेंस टू द बिटकॉइन समटाइम सीन इन द न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा होता है? नो। So this statement is wrong. The first statement is wrong here. If the first is wrong, I can eliminate the D. I can eliminate the A also. Now I know the third statement is right because it is in the both the option में third statement है, तो third statement right ही है। आपको पता है या नहीं पता है? Now we just only need to know the second statement is right or wrong. So how you can use the elimination method? How you can use the smart work to do the questions? Anyone with the Bitcoin address can send and receive Bitcoin from anyone else with the Bitcoin address. Yes, this is a correct statement. ये टेक्नोलॉजी में ही है। अगर आपका बिटकॉइन का एड्रेस है तो यू कैन सेंड इट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी. आंसर इज बी हियर. ओके, क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द second question. The second question is here: the problem of the international liquidity is related to the known availability of. international liquidity की known availability किससे related होती है? आप बताइए। गुड एंड सर्विसेज, गोल्ड एंड सिल्वर, डॉलर्स एंड द अदर हार्ड करेंसी और एक्सपोर्टेबल सरप्लस। द लिक्विडिटी इशू इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द डॉलर, जो कि इंटरनेशनल करेंसी है, एज वेल एज द अदर हार्ड करेंसी जो इंटरनेशनल करेंसी फॉलो होती है, लाइक द यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, यूएस का तो डॉलर हो ही गया, एज वेल एज वेस्ट एशिया के कुछ करेंसी हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड्स। तो आप याद रखेंगे डॉलर्स एंड द अदर हार्ड करेंसी आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज सी. इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, जो 2015 में पूछा गया, तो आपको इसके बारे में एक बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। एडुकेमी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स स्पॉट प्रोग्राम, जो स्टार्ट होने वाला 11 जनवरी 2025 से। फर्स्ट बैच दिसंबर में स्टार्ट हुआ, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वी आर कवरिंग द प्रैक्टिस टेस्ट, एनालिसिस शीट, मैराथन सेशन, बुक रीडिंग सेशन, रिवीजन सेशन, सेक्शनल टेस्ट, जो एक एस्पिरेंट का रिक्वायरमेंट है टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हम उसका सबका ध्यान रख के ये कोर्स को डिजाइन किया गया है। एस्पिरेंट लैग कहाँ पे करते हैं, क्या क्या कमी आती है, किस टाइम में उनको सपोर्ट चाहिए, किस तरीके का सपोर्ट चाहिए, किस तरीके से उनको डे प्लान करना है, किस तरीके से उनको यूपीएससी के सारे अदर एग्जाम कराने हैं, लाइक द सीडीएस का है, सीएपीएफ का, किस तरीके से उनके जीएस के क्वेश्चन आपको कराने हैं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स कराना, पूरे साल भर का हम लोग करंट अफेयर्स आपको कराते हैं, सी सेट सपोर्ट किस तरीके का देना है, पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप लोग अपना रैंक जान सकते हैं कि कैसा अदर स्टूडेंट्स के मुकाबले आप लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। लास्ट ईयर एनरोल्ड स्टूडेंट्स में 45% ऑफ स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, जो एक बहुत बड़ा नंबर है प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन का। 50% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली अपीयर हुए। आप इसके लिए यूट्यूब पे एक सीरीज देख सकते हैं, डायरेक्ट हिट के नाम से एक सीरीज है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अटेम्प्ट विद द मोर कॉन्फिडेंस, ये स्टूडेंट फीडबैक रहा है कि आप जैसे जैसे इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस में जाओगे प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम का, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। दी ज़्यादा स्टूडेंट फीडबैक जिन्होंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द रिजर्व व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया reduces the SLR, when the Reserve Bank of India reduces the SLR ratio by the 50 basis point, which are the following likely to happen? We already done these kind of many question हमने किए हैं। जब भी SLR reduce होगा means it is going to increase the money supply into the market. बैंकिंग सिस्टम के पास ज्यादा मनी सप्लाई रहेगा तो जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। नाउ लेट्स लीड टू द क्वेश्चन। और जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो बैंक के पास भी एक चांस रहेगा कि दे कैन कट द सम ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स। इंडिया जीडीपी ग्रोथ में they increase drastically. Extreme statement. Foreign institutional investor may bring more capital to our country not related to it.
scheduled commercial bank may cut their lending rates. Yes, they can cut their lending rate because there are high money to lend to the कस्टमर्स को ज्यादा मनी दे सकते हैं क्योंकि एसएलआर कम हुआ है, एसएलआर कम हुआ तो बैंक के पास ज्यादा पैसा है, तो ये आपको याद रखना होगा. इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी. नो, इट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी. Now let's move to the next question. Next question is related to the Basel Accord. Basel Accords आपको पता होना चाहिए. Basel 3 Accords important है for the banking system. Basel 3 Accords से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं. तो Basel 3 Accords often seen in the news related to, किससे रिलेटेड है ये? स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड. इकोनॉमी का क्वेश्चन तो एक बेसिक्स आइडिया हो जाता है, बट इन मेन पेपर जब आप बैठते हैं तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि बेसल 3 किससे रिलेटेड है. इट इज रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर, इंप्रूव द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इंप्रूव द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. तो उसके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी एंड इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड द वेरी सिंपल क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कन्वर्टिबिलिटी. रुपी कन्वर्टिबिलिटी का क्या मीनिंग है? कन्वर्टिबिलिटी जैसे आपको नाम ही सजेस्ट कर देता है, कन्वर्टिबिलिटी होता क्या है इसमें कि करेंसी किसी दूसरी करेंसी में इजिली कन्वर्ट हो सकती है. इट कैन बी कन्वर्ट इनटू द अदर करेंसी, और वो लाइक रुपी कैन बी कन्वर्ट इनटू डॉलर एंड डॉलर कैन बी कन्वर्ट इनटू द रुपी. ये वाइस वर्सा होगा. मींस एनी करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर करेंसी easily. That's known as the convertibility. Rupee convertibility, it is related to the free permitting the conversion of the rupee to the other currency and vice versa. कि रुपी को किस तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है दूसरे में और कैसे अलाउड है, दैट्स अ राइट आंसर. अगर बाकी ऑप्शन देखते हैं, बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड, नो. अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू फिक्स टू मार्केट, नो. डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसी इन इंडिया, नो. ये आप तीनों ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे कन्वर्टिबिलिटी का यूज ही नहीं हो रहा. कन्वर्टिबिलिटी मींस करेंसी टू करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी स्टार्टेड अ सी सेट बैच फ्रॉम द 28th ऑफ दिसंबर. इसका अभी एक क्लास ही हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी अ वीकेंड बैच होने वाला है. वीकेंड बैच में यू कैन बट लाइक सैटरडे संडे क्लासेस होंगी. सैटरडे संडे क्लासेस में आपका पूरा कराया जाएगा. वी आर फोकसिंग ऑन द पीवाईक्यू बिकॉज यूपीएससी में पीवाईक्यू बहुत रिपीट होते हैं, सी सेट में भी. इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं यूट्यूब के एडुकेमी के यूट्यूब चैनल पे. और यहाँ पे हमारा फोकस रहता है कि आपको वर्कशीट क्लास में ही करा दी जाए, पीवाईक्यू क्लास में ही करा दी जाए, किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है वो क्लास में ही करा दिया जाए. विदाउट फॉर्मूला आप कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वो आपको क्लास में ही करा दिया जाता है, ताकि आपका बर्डन खत्म हो जाए. आप वीक के 5 डेज यू कैन कम्प्लीटली फोकस ऑन योर जीएस एंड आप सीसेट सिर्फ क्लासेस में करो और आपका एक फियर जो है सीसेट के लिए वो खत्म हो जाए. आई ऑलवेज से द सीसेट इज द गेम ऑफ सिलेक्शन. आपका यूपीएससी में सिलेक्शन का भी गेम है और ऑल्सो द गेम ऑफ द क्वेश्चन सिलेक्शन इन द सीसेट पेपर. किस तरीके से करना है हम सारा डिस्कस करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं. तो क्वेश्चन आ गया है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी consider the following statement: bank rate, open market operation, public debt, public revenue, which of the component of the monetary policy. अब आप बताएंगे कौन सा कंपोनेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का. अगर पब्लिक डेट पब्लिक रेवेन्यू की बात करूं तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड, इज नॉट द पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. बट द बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, दीज आर द पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर रेपो रेट का चेंज होगा, इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा, रिवर्स रेपो को बढ़ाना होगा, एसएलआर को चेंज करना हो गया, एसएलआर को चेंज करना हो गया, सीआरआर को चेंज करना हो गया, रेपो रिवर्स रेपो को चेंज करना होगा. पार्ट ऑफ द ओपन मार्केट ऑपरेशन. सो 1 and 2 is the answer related to it. So the answer of this question will be C here. Answer of this question will be C. So we can say monetary policy क्या क्या components. ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ, 2018 में आ चुका है, 2022 में आ चुका है, 2020 में भी आ चुका है. तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the interest rate is decreased in an economy, it will, again the application part, if the interest rate decrease हो रहा है कहीं पे भी, then the banking system पे कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि now the bank are providing loan at a minimal rate पे वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे मिनिमल रेट पे लोन प्रोवाइड होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, दैट लीड टू द जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. तो आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट भी क्लियर होना चाहिए, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज और डिक्रीज होना अफेक्ट करेगा. इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी में इंक्रीज करेगा. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी. आंसर डायरेक्ट एप्लीकेशन पार्ट किस तरीके से देखा जाता है. इस तरीके के कंसेप्ट भी हम हमारे पीएसपी प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं. तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ एनालिटिकल स्किल सिखाया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है वो सिखाया जाता है, और कैसे टारगेट करना है. तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पस टू द स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट. अब ये बताइए कि स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट के लिए आरबीआई बार बार क्यों बोलता है. लेट्स चेक. टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांस बैंक्स कैन क्रिएट. यस,
टू मेक पीपल डिपॉजिट्स विद द बैंक सेफ एंड लिक्विड। यस, आरबीआई हमेशा इसलिए बोलता है कि एक आपके पास स्टैट्यूटरी रिजर्व रहना चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन में बैंक फेल हो जाता है, कोई बैंक के साथ फ्रॉड हो जाता है, उस टाइम में बैंक में जो कस्टमर्स हैं उनका पैसा सेव रहना चाहिए। तो आरबीआई इसीलिए बार बार बोलता है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व बैंक के पास होना चाहिए। So first and two, 1 and 2 are the right statements. To preserve commercial bank from making excessive profits, no, this is the wrong statement. बैंक तो चाहेगा, आरबीआई तो चाहेगा बैंक प्रॉफिट बनाए। To force the bank to sufficient vault cash, no. So the answer of this question is 1 and 2, and it's a simple question asked in 2014. Now let's move to the next question. Next question is related to the term marginal facility rate. Marginal standing facility rates and the net demand and the time liabilities sometime appear in the news is are related to. This is the question like a net demand and time liabilities. अगर आपको पता होगा M3 क्वेश्चन के बारे में पूछा गया था, मनी सर्कुलेशन ऑफ मनी के बारे में पूछा गया था, सर्कुलेशन ऑफ मनी के बारे में क्वेश्चन होगा, मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन पूछा गया, मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, मनी सर्कुलेशन का क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, और 2020 में ही आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया एक, अगर आप 1 लाख रुपए बैंक से विड्रॉ करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, ये वाला क्वेश्चन एंड दीज 3 क्वेश्चन आर द सेम। ये क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, नेट डिमांड एंड टाइमली लाइबिलिटी समटाइम अपीयर इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। और ये जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है ये रिलेटेड है मनी मल्टीप्लायर से भी, कितना पैसा लोगों के हाथ में है, कितना नेट कैश में रिजर्व है, कितना डिमांड में रिजर्व है। तो आपको देखना है कि कैसे कीवर्ड से अगले साल के क्वेश्चन डिराइव हुए हैं, वही तो गेम है, ये आपको समझना होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द an increase in the bank rate, an increase in the bank rate जनरली इंडिकेट, बैंक रेट अगर हमने बढ़ा दिया, अगर इंटरेस्ट रेट हमने इंक्रीज किया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का रीजन है कि मीन्स अब हमारे पास कैश कम अवेलेबल है, मार्केट में फ्लो ऑफ मनी कम है, फ्लो ऑफ मनी कम है, तो बैंक में भी द आरबीआई जो पॉलिसी फॉलो कर रहा है वो एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है, रुपये की वैल्यू बहुत कम की हो गई है, इसकी वजह से बैंक क्या करेगा कि मार्केट से रुपये को निकालना शुरू करता है, रुपये को निकालना शुरू करे, इसकी वजह से सप्लाई कम होगी, तो इसको बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जबकि दूसरी साइड क्या होता है कि जो फ्री में मॉनेटरी पॉलिसी की, जब आरबीआई क्या करता है इन द केस ऑफ द इजी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इन द मार्केट विल इंक्रीज एंड दिस इज अपोजिट टू द दिस सेक्शन। जब बैंक रेट इंक्रीज होता है तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई फॉलो करेगा। सो द आंसर दिस क्वेश्चन विल बी द डी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is related to the supply of the money remaining the same when there is an increase in demand for the money. Supply money का same है, supply of the money is remaining the same when there is an increase in the demand for money, there will be a fall in the level of prices, an increase in the rate of interest, a decrease in the rate of interest, an increase in the level of income and employment। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। supply of money remaining the same, मनी सप्लाई सेम है मार्केट में, देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड, डिमांड बढ़ गया है, मनी सप्लाई सेम है, डिमांड कब बढ़ेगा, मनी सप्लाई सेम है तो मीन्स ये तो हटा सकते हैं, लेवल ऑफ प्राइसेस घट गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला की बात कर रहे हैं, या फिर इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज द सप्लाई इज द सेम एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई तो कम हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाएगा, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी द आंसर, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज किया गया लेकिन सप्लाई सेम है तो डिमांड ऑफ मनी बढ़ जाएगा। मनी किसके लिए बढ़ेगा, क्योंकि लोन कम पैसे में मिल रहा है, लोन कम पैसे में मिल रहा है, लोग ज्यादा ज्यादा लोन लेना चाहेंगे, उसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, इस तरीके के हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरेस्ट रेट चेंज क्या इम्पैक्ट क्या होता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक फॉर दिस वीडियो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू, आपने देखा कि ये सेम क्वेश्चन पहले पूछा गया, सेम क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन पूछा गया, परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, बोरोइंग बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द आरबीआई, lending of the commercial bank to the industrial trades, purchase and sale of the government security, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है in the case of the open market operation। So the answer of this question will be C। Now let's move to the next question। Next question is related to the consider the following liquid assets को consider करें, demand deposits, time deposits, saving deposits, the correct sequence of these assets in the decreasing order। क्या है करेक्ट सीक्वेंस, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 4132 करेंसी, देन डिमांड, फर्स्ट करेंसी, देन डिमांड डिपॉजिट, देन सेविंग डिपॉजिट, देन द टाइम डिपॉजिट। ये आपको सिंपल सा याद रखना होता है, M1 M2 M3 M4 मनी सप्लाई के बारे में।
Now let's move to the next question for today's video. Which of the following constitutes capital account? Capital accounts में कौन कौन सा include होगा? Capital accounts, foreign loans, foreign direct investments, yes. Private remittances, no. Private remittances will not include capital account. Portfolio investment will include capital account. So the answer of this question will be the 1, 2 and 4. तो यहाँ पे आंसर होगा 1, 2 and 4. So which are the part of the capital accounts? Which are the part of the current accounts? ये आपके लिए important हो जाता है. So this video, this is the thing we are working for together. तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. The answer of this question will be the B here. Okay. तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी में क्या पढ़ना होता है? आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ना होता है, आपको इनके रिलेशंस के बारे में पढ़ना होता है, हाउ इट्स इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है वो पढ़ना होता है. आप एनसीईआरटी में इसको फोकस करते हैं. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्या क्या ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, तो दीज यू कैन डू. तो आप इन वीडियो का लिंक देख सकते हैं, दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सीसेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. तो मिलते हैं नए वीडियो में. थैंक यू.